गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट भारतीय रिजर्व बैंक नया चैप्टर है, उसके बारे में हम सब समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नाम तो सबने सुना होगा, शॉर्ट में जिसको RBI कहते हैं कि RBI ने ये पॉलिसी लागू कर दी, RBI ने मौद्रिक दरों की समीक्षा की, RBI ने CRR SLR की रेट घटाई या बढ़ाई। ये सब हम प्राय समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम सब देखते हैं और सुनते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे पहले हम इसका वो संक्षिप्त में परिचय समझेंगे, सुनेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ, क्या कारण थे कि इसकी स्थापना देश में की गई, कौन कौन सी आवश्यकताएं थी, तो उन सब के बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश में उसके रिजर्व बैंक का कामकाज होता है, वो मुख्य रूप से वहाँ की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना होता है, जिसके तहत मुद्रा की मांग और पूर्ति में बैलेंस स्थापित करना होता है, ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े और कीमतों में स्थायित्व आए। अगर मुद्रा की मांग ज़्यादा है और पूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर क्या होगा? तो फिर उस वस्तु की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, या फिर उस देश का आर्थिक विकास में गिरावट भी आती है। तो इसलिए रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण और नियमन किया जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम इसकी स्थापना करने का प्रयास सन 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना के साथ भारतीय का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो सुझाव दिया, फिर उस पर कोई अनुपालना नहीं हो पाई। उसके बाद में हम देखते हैं 1806, 1840 और 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक भी बनाए गए थे, जो बाद में जाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जिनकी स्थापना हुई। तो ये जो 1773 के बाद 1913 में चैम्बरलिन आयोग के सदस्य लॉर्ड किन्स ने भी केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव भारत में दिया था, लेकिन वो सुझाव भी उसकी पालना नहीं हो पाई। तो जब 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ये इसलिए बनाया गया था कि 14 से 18 के मध्य में भारत में विश्व में प्रथम महायुद्ध हुआ था। विश्व युद्ध हुआ तो उसके कारण से विश्व भर के या भारत के, मान लो आप, बैंक उसकी मंदी की चपेट में आने लगे। जब मंदी की चपेट में आए तो फिर अंग्रेजी हुकूमत ने सोचा कि ये भारत में बैंक फेल क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कारण खोजे, तो बोले जी ये भारत में बैंक तो बन गए, इन पर कोई तरह तरह के बैंक बन गए, अपनी मनमर्जी से रूल्स लागू करते हैं और उन रूल्स की पालना नहीं हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाए, तो बोला एक केंद्रीय बैंक तो होना ही चाहिए, ऐसे सुझाव है। और जब उनके 3 प्रेसिडेंसी बैंक फेल हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनकी स्थापना कर दी, तथा इस बैंक को ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे, लेकिन उसको नोट निर्गमन का कार्य नहीं सौंपा। वो कामकाज कौन देखता था? वो उस समय की भारत सरकार के द्वारा देखा जाने लगा। तो भारत सरकार का कार्य तो नोट निर्गमन और साख नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक के द्वारा किया जाने लगा। फिर हिल्टन यंग कमीशन जो आया, उसने क्या सुझाव दिया? बोले भारत में जो दोहरी नियंत्रण पद्धति है ना, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। कि एक तरफ तो मुद्रा तो कौन छापेगा? भारत सरकार, और इसके साथ ही देश में साख नियंत्रण का कामकाज कौन करेगा? तो साख नियंत्रण का कामकाज
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करेगा। तो इस कारण से पूरा तालमेल बैंकों और केंद्रीय बैंक के मध्य नहीं बैठ पा रहा था। तो इसको पूर्णतः केंद्रीय बैंक नहीं कहा जा सकता। तो 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की सिफारिश दी, तो केंद्रीय बैंक की स्थापना को बल मिला। तो इसके बाद में 1933 में गोलमेज सम्मेलन में भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक बनाने की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात 8 सितंबर 1933 को भारतीय विधायिका में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात 6 मार्च 1934 को वायसराय ने अपने हस्ताक्षर उस पर बिल पर किए। वायसराय ने जब हस्ताक्षर कर दिए तो इस प्रकार से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। और स्थापना हुई कब, सुचारू रूप से काम प्रारंभ कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। तो आप नोट कर सकते हो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किस विधेयक के अधिनियम के तहत की गई, तो वो है RBI एक्ट 1934। और इसमें आपने देखा कि पहले इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक को ये कई तरह के दोहरा नियंत्रण सिस्टम था भारत में, तो उसको समाप्त करके केंद्रीय बैंक को ही मौद्रिक नीति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब हम समझेंगे, इसका संक्षिप्त में आपने परिचय समझ लिया है, इस बैंक की स्थापना के उद्देश्य। तो स्थापना के उद्देश्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य जो सभी केंद्रीय बैंकों का होता है, जैसे देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध करना, रुपए के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। देश आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता आएगी तो मुद्रा की कीमतों में न कमी होगी न वृद्धि की स्थिरता रहेगी। देश में सुव्यवस्थित बाजार, सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। मुद्रा बाजार ज़्यादातर कहाँ होते हैं, सुसंगठित नहीं रहते, उन पर नियंत्रण भी नहीं हो पाता है, सेबी भी पूरा तरह से नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाती है। कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, अभी तो नाबार्ड भी इसमें कामकाज कर रहा है। तो सार्वजनिक ऋणों की क्या व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग कैसे स्थापित हो, और व्यापारी बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य और कारण थे जिनके कारण से RBI की स्थापना देश में की गई। अब हम देखते हैं कि RBI में पूंजी कितनी लगाई गई जब इसकी स्थापना हुई और उसका स्वामित्व किनके पास है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को क्या है, स्थापना अंशधारियों के द्वारा ये शेयरों के माध्यम से पूंजी की इसमें व्यवस्था की गई थी। इसकी अधिकृत और निर्गमित पूंजी कितनी थी, 5 करोड़, जो कि क्या था, 100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित था। यानी 100 गुणा 5 लाख बराबर 5 करोड़ हो जाते हैं। तो 5 लाख अंशों में 5 करोड़ रुपए की पूंजी 100 रुपये एक शेयर के माध्यम से निर्गमित की गई। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 यानी 2200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए तथा अन्य अंशधारकों में जो कि उनके बांटे गए। ये जो 22 अंश है ये संचालकों की न्यूनतम अंशधारण योग्यता को पूरा करने के लिए आवश्यकता, और बैंक की शेष पूंजी पर जब तक इसका राष्ट्रीयकरण 1948 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1949 को जो किया गया था, उससे पहले निजी अंशधारियों के पास इसका अंश पूंजी थी। अब रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता था। एक गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नरों के अतिरिक्त अन्य संचालकों की इसमें नियुक्ति की जाती थी, और
इसका जिम्मेदारी देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति में बैंक की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग विधानमंडल के तहत की गई। तो पूंजी और स्वामित्व रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण से पहले जो न्यूनतम योग्यता के अलावा बाकी का निजी क्षेत्र में था, जो कि 5 करोड़ रुपए इसकी स्थापना के समय पूंजी रखी गई और उसके बाद में यह स्वामित्व सरकार के पास आ गया। तो राष्ट्रीयकरण यानी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्यों किया गया, ये सब हम इस बिंदु के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख रहे हो। संक्षिप्त में लिखा हुआ है, उसकी संक्षिप्त परिचय, आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य और कारण, आरबीआई की पूंजी और इसका स्वामित्व है और उसका राष्ट्रीय, ये सब जैसे अपनी रेगुलर क्लास लगने लगेगी तब आपको और भी समझा दिया जाएगा। वो ज़्यादा विस्तृत अपना सिलेबस नहीं है, समझने का है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक की स्थापना करते समय भी यही मांग उठी थी कि ये तो केंद्रीय बैंक है, इस केंद्रीय बैंक को आपको सरकारी क्षेत्र में ही रखना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत थी तो उन्होंने सोचा अपन इतना पैसा क्यों लगाए, अपन तो इस पर केवल नियमन और एक्ट के माध्यम से अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में भी वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, जैसे मान लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विद्यमान है या समाजवादी अथवा दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, तो ये सब होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आज़ादी के बाद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो ब्रिटिश हुकूमत थी, बाद में जैसे सत्ता भारत सरकार की भारतीय नागरिकों के पास आई और तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस आर्थिक परिवर्तन के लिए देश में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। अतः फरवरी 1947 से रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 जो कि सितंबर में पारित किया गया, जिसमें था भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक हस्तांतरण स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद में 8 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी प्रभावी तिथि क्या होगी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की, वो है 8 जनवरी 1949। और राष्ट्रीयकरण किस अधिनियम के तहत हुआ, तो ये अधिनियम आएगा इसमें 1948 सार्वजनिक स्वामित्व एवं हस्तांतरण अधिनियम 1948। अब राष्ट्रीयकरण किया गया तो जो निजी अंशधारक थे उनको भुगतान भी करना पड़ेगा। अब भुगतान कितना करना पड़े, तो उसमें प्रत्येक जो अपन ने जो अभी पूंजी स्वामित्व में देखा था कि एक शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का शेयर को वो 100 में तो बेचेंगे नहीं, तो उनके लिए 118 रुपये और 10 आने तय किए गए। अब 10 आने में कितने पैसे होते हैं वो आप जानते होंगे। अपन बोलते हैं कि 4 आना, चवन्नी को जो 25 पैसा होता है उसको अपन 4 आना कहते हैं, और 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 8 आना यानी 50 पैसा, 12 आना यानी 75 पैसा, और 16 आना यानी 16 आना सही है भाई, पूरा खरा हिसाब है रुपये का, ये कहावत चलती है। तो 10 आने में 62 पैसे का होता है। तो 118 रुपये और 10 आने यानी 118 रुपये और 62 पैसे का भुगतान को करना था 100 रुपये के बदले। तो भारत सरकार ने क्या किया, मुआवजे की रकम में 18 रुपये और 62 पैसे प्रति अंश की दर से तो नगद भुगतान कर दिया गया तथा शेष 100 रुपये के बदले 3% वाले सरकारी बॉन्ड किनको दिए गए, इनको जो इनके अंशधारक थे जिनको भुगतान करना था उनको भुगतान किया गया। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, क्या है ये, कब स्थापित हुआ, इनमें शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं और
इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया और इसकी पूंजी इस बैंक में कितनी रखी गई और इसकी स्थापना के उद्देश्य और कारणों का विस्तार से चर्चा करी। आगे की वीडियो में हम सब भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन एवं प्रबंध व्यवस्था तथा उसके साथ साथ उसके प्रशासनिक विभागों का आगे हम वीडियो में अध्ययन करेंगे।